Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So in case there is any feedback or you want to contact me for a professional help, you can call me in my number 9899123008. So हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन कंट्रोल्स, और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हमने ये पढ़ा था कि 5 कंट्रोल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल और इनपुट कंट्रोल में थे। और इनपुट कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है डेटा इनपुट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। प्री रिकॉर्डेड, पोस्ट रिकॉर्डेड हो सकता है, डायरेक्ट एंट्री हो सकती है इनपुट की, इनडायरेक्ट एंट्री हो सकती है इनपुट की। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, और अगर अच्छा डिज़ाइन है तो हमें ऑडिट प्रोसीजर्स एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन में ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें अपना ऑडिट प्रोसीजर्स इन्हांस करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन कि भाई डेटा एंट्री का स्क्रीन कैसे होना चाहिए, और स्क्रीन जो है इनपुट, अगर स्क्रीन अच्छा है तो जो इनपुट होंगे वो उसमें एरर नहीं आएगा, और एरर नहीं आएगा तो हम अपना ऑडिट प्रोसीजर्स कम रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो उसमें हमने स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसा स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस तरह के कैप्शंस होने चाहिए। उसके बाद डेटा एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, टैबिंग और कलर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्स टाइम और डिस्प्ले टाइम कैसा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए जिससे कि एरर्स ना हो। उसके बाद हेल्प होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने डेटा कोडिंग कंट्रोल्स पढ़ा था, यानी कि डेटा कोड्स को किस तरीके से हम कोडिंग्स, डेटा की जो कोडिंग्स है, अगर मान लें सपोज इनपुट डाल रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं तो उसमें एरर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से एरर्स होंगे डेटा कोडिंग एरर में, कौन कौन से एरर्स होते हैं, एडिशन, ट्रंकेशन या फिर ट्रांसपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन, डबल ट्रांसपोजिशन, कौन कौन से एरर्स होते हैं, और को क्या फैक्टर्स हैं जो इन एरर्स को अफेक्ट करते हैं कि लेंथ कैसी होनी चाहिए, कुछ छोटी हो तो ज़्यादा, अल्फ़ा न्यूमेरिक मिक्स नहीं होना चाहिए, चॉइस ऑफ कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, अपर केस लोअर केस मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड हो तो होनी चाहिए और अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए। फिर चेक डिजिट, बैच कंट्रोल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था कि बैच कंट्रोल से हमें क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से अगर बैच कंट्रोल लगाए तो हम ये रिलाई कर सकते हैं कि इनपुट एरर्स कम रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे डेटा इनपुट वैलिडेशन। हम इंस्ट्रक्शन इनपुट वैलिडेशन नहीं पढ़ रहे हैं, डेटा इनपुट वैलिडेशन पढ़ रहे हैं। इनपुट कंट्रोल्स के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इनपुट दो चीज़ों का होता है, डेटा का और इंस्ट्रक्शन का। यानी कि कंप्यूटर में आप 2 चीज़ डालेंगे, एक तो डेटा डालेंगे और दूसरा है इनपुट डालेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे डेटा इनपुट वैलिडेशन और इसके बाद पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन इनपुट वैलिडेशन। यानी कि डेटा, अभी हम प्योरली डेटा डाल रहे हैं, उसके इनपुट का हम वैलिडेशन कैसे करेंगे, और फिर बाद में हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन का वैलिडेशन कैसे करेंगे। और वो इसका पर्पस क्या है, वही क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, हमें एक कंपनी में जाना है और वहाँ पर हमें इनपुट कंट्रोल्स के बारे में अपनी ओपिनियन देनी हो सकती है। और अगर मान लिया सपोज हमें अगर मान लिया किसी डेटा की सैंक्टिटी देखनी है तो हम ये देख सकते हैं कि भाई अपना ऑडिट करने में हमें हेल्प कर सकता है, नॉर्मल ऑडिट करने के लिए भी हमें हेल्प कर सकता है। अगर मान लिया सपोज हम नॉर्मल ऑडिटर बनकर किसी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ का हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं या नहीं भी हैं, अगर केवल इंटरनल ऑडिटर हैं तो हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है डेटा इनपुट वैलिडेशन में, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, डेटा इनपुट वैलिडेशन और इंस्ट्रक्शन इनपुट वैलिडेशन दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि इनपुट कंट्रोल डेटा इनपुट करता है और इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है, यानी 2 चीज़ों का इनपुट करता है, एक डेटा का और इंस्ट्रक्शन का। तो डेटा इनपुट वैलिडेशन में हमारी स्टडी जो है वही इनपुट ऑथेंटिकेशन कंट्रोल का टॉपिक है। मतलब जो एक टॉपिक है वो इनपुट ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, यानी इनपुट का ऑथेंटिकेशन पर कंट्रोल लगाने का पहला टॉपिक है जो डेटा इनपुट वैलिडेशन है, जो पहला सब टॉपिक है डेटा इनपुट वैलिडेशन में। तो हमारी स्टडी कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी एप्लीकेशन कंट्रोल का ये है कि हम क्या इंश्योर करें, हम ये इंश्योर करें कि जो डेटा हमने डाला है वो वैलिड और ऑथराइज्ड है। यानी जो मैंने टर्म्स बोले थे, कोई भी डेटा के साथ CAV एक्यूरेट है, कंप्लीट है, वैलिड है। तो कंप्लीट, एक्यूरेट, वैलिड तो होना ही चाहिए डेटा, वो ऑथराइज्ड भी होना चाहिए।
यानी कि कंप्लीट, एक्यूरेट, वैलिड डेटा है और विद ऑथराइजेशन आप डेटा इनपुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन कंट्रोल का, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है अगर ये आपका डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड है और ऑथराइज डेटा ही आप इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये कैसे इंश्योर होगा? ये कई तरीके से इंश्योर हो सकता है। अगर मैनुअल सिस्टम है तो आपको सिग्नेचर्स ले लेनी चाहिए इनपुट डॉक्यूमेंट में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बोलिए कि जो इनपुट डॉक्यूमेंट है, जो सिग्नेचर किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर सिस्टम ऑनलाइन है तो इनपुट मेन्यू अवेलेबल हो सकते हैं। इनपुट मेन्यू अगर मान लिया कोई इनपुट मेन्यू अवेलेबल है तो वो स्पेसिफाइड लॉगिन के बाद होना चाहिए, यानी कि इनपुट मेन्यू किसी टाइप का भी हो सकता है। अगर मान लिया एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर इनपुट मेन्यू जो है आपका टच स्क्रीन होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ रहा होता है मेन्यू। और अदरवाइज़ अगर मान लिया सपोज आप जीमेल ओपन कर रहे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक पेज ओपन होता है और उसमें कई फील्ड्स होते हैं जो आपको फिल आउट करने होते हैं और उसके बाद आपका जीमेल अकाउंट बनता है। तो उसी टाइप का फॉर्मेट आपका नॉर्मल कंपनी में इनपुट का फॉर्मेट होता है। तो वो तभी ओपन हो जब स्पेसिफाइड लॉगिन्स के थ्रू हो। तो उससे क्या होगा कि एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि जिस बंदे ने डाला है वही बंदा डाल रहा है, और दूसरा लॉग्स बन जाएंगे, वहाँ पर लॉग्स बनने चाहिए उस सिस्टम में, और लॉग्स होंगे तो पता चल जाएगा किस बंदे ने डाला है और किस किस स्पेसिफिक लॉगिन से डाला गया है। तो ऑथराइज पर्सन ने डाला है, और अगर बंदे ने डालने गलती की है तो वो भी पता चल जाएगा। जिसकी अथॉरिटी है उसने डॉक्यूमेंट या एंटर किया है और अकाउंटेबल है कि नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड टर्मिनल से, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफाइड टर्मिनल से आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनपुट का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज आपका टैली सिस्टम है तो केवल वो स्पेसिफाइड लॉगिन से होना चाहिए, और कंपनी के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो टर्मिनल्स हैं वहीं से एंट्री होनी चाहिए। अगर कोई अकाउंटिंग पैकेज है तो स्पेसिफाइड टर्मिनल्स हो, अगर ऑनलाइन हो, और स्पेसिफाइड लॉगिन्स हो, और उसके अलावा क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स को तभी एंटर कर सकें जब स्पेसिफाइड लॉगिन्स हैं, और आप ताकि आप अकाउंटेबल हो सकें अपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के। इसके बाद आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर टाइप के इनपुट्स को कि वो केवल यूनिक पासवर्ड्स के बाद ही डाला जा सके। जैसे कई बार क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर में लेयर्स होती हैं, यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने एक एंट्री करनी है, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल जो ईआरपी होता है, ईआरपी में नॉर्मल एंट्री अलग होती है, और अगर आप जनरल एंट्री डाल रहे हैं, आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री के नॉर्मल जो जीएल से डाली जाती है, जनरल लेजर से डाली जाती है, और उसके लिए स्पेसिफिक पासवर्ड्स होते हैं। यानी कि आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हैं, प्रोविजन की एंट्री डाल रहे हैं, ईयर एंड एंट्री डाल रहे हैं, तो वो सारी एंट्रीज आपको जीएल के थ्रू पासवर्ड से ही डाली जाएगी। तो क्या ये हमने क्या किया, अगर जीएल से एंट्री डाल रहे हैं और नॉर्मल मॉड्यूल से अगर हम एंट्री नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लेजर, नॉर्मल लेजर के थ्रू नहीं डाल पा रहे हैं, वाउचर एंट्री के थ्रू नहीं डाल पा रहे हैं, तो यह आपने क्या किया, कुछ इनपुट्स को यूनिक पासवर्ड डालने पर ही डालने की परमिशन डाली है, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के एक्सेस के बाद ही आप डाल रहे हैं। तो आपने इनपुट लेवल्स डिफाइन कर दिए। कुछ इनपुट में नॉर्मल आप एंट्री डालेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री आप जीएल वगैरह में डालेंगे। उसके अलावा क्या है कि डायरेक्ट डेटा एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट डेटा एंट्री मिस्टेक्स एलिमिनेट करती है। तो कई जगह पर आप स्कैंड इनपुट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ कर सकते हैं, बारकोड रीडर का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। तो स्कैंड इनपुट्स डालने से एरर्स कम हो जाते हैं। तो आप ये मेथड्स हैं जिससे कि इंश्योर कर सकते हैं कि डेटा सही तरीके से डल रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनपुट ऑथेंटिकेशन कंट्रोल। तो इनपुट सही से जाना है और इसी चीज़ का हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो हमने कैसे ऑथेंटिकेट किया? सबसे पहले हमने देखा कि मैनुअल सिग्नेचर्स, अगर मैनुअल सिस्टम है तो मैनुअल सिग्नेचर्स ले लिए, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई प्रॉब्लम होगा। अगर ऑनलाइन है तो फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि स्पेसिफाइड लॉगिन है कि नहीं है, स्पेसिफाइड टर्मिनल से एंट्री है कि नहीं है। तो उसके अलावा हमने देखा अगर कोई स्पेसिफाइड टाइप का इनपुट है, जैसे जीएल वगैरह में एंट्री डालनी है, तो स्पेसिफिक पासवर्ड से या स्पेसिफिक मॉड्यूल से डाला जा सकता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉड्यूल से ही वो एंट्री डाली जा सकती है। उसके बाद हमने क्या है, स्कैन्ड इनपुट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। स्कैन्ड इनपुट्स क्या है? डायरेक्ट डेटा एंट्री होते हैं। जैसे मैंने पहले हमने स्टार्टिंग में
इनपुट कंट्रोल्स के स्टार्टिंग में ये क्लासीफाई किया था कि डायरेक्ट टाइप ऑफ इनपुट होता है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इनपुट होता है। डायरेक्ट डेटा एंट्री मिस्टेक्स कम होती हैं, ये हमने बताया था। तो OCR का यूज़ कर सकते हैं, बारकोड रीडर का यूज़ कर सकते हैं, MICR का यूज़ कर सकते हैं, और इन सब से आप अपने इनपुट को इंश्योर कर सकते हैं कि वो राइट तरह का इनपुट जा रहा है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनपुट जो है वो कहाँ पर वैलिडेट करेंगे? वो वैलिडेट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सबमिशन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट पर आप उसे वैलिडेट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से आगे बढ़ गया इनपुट तो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मालूम पड़ा आपके स्टोर में एक बंदा आया और उसने आपने एंट्री की। जनरली क्या होता है, कैश एंट्री होती है तो उसमें नाम वाम जनरली डालते नहीं है, लेकिन सपोज़ थोड़ी देर के लिए आप नाम डाल रहे हैं, उसका एड्रेस डाल रहे हैं, अब वो बंदा चला गया, उसके बाद उसकी डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं आप कि कौन बंदा था, क्या था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा अवेलेबल नहीं है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जितने नज़दीक आप डेटा को वैलिडेट करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इनपुट को वैलिडेट करना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जितने करीब इनपुट को आप वैलिडेट करें उतना अच्छा है। तो डेटा वैलिडेशन कंट्रोल का पर्पस क्या है? डेटा वैलिडेशन का कंट्रोल का पर्पस जो है, डेटा एरर्स को आइडेंटिफाई करना, इनकम्प्लीट या मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई करना, इनकन्सिस्टेंसी है डेटा में वो आइडेंटिफाई करना, यानी कि डेटा कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट या मिसिंग नहीं होना चाहिए। हमें जो भी डेटा एरर आइडेंटिफाई, जो भी डेटा एरर है उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, और रिलेटेड डेटा आइटम्स को में जो इनकन्सिस्टेंसीज है वो आइडेंटिफाइड करनी चाहिए। ये चीज़ डेटा वैलिडेशन कंट्रोल में आता है। तो डेटा, अगर आप ये बोलेंगे भाई कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। हर जगह कंट्रोल्स दो टाइप के होंगे। कंट्रोल जहाँ वर्ड आ गया प्रिवेंटिव और करेक्टिव हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स एक हो गया, तो करेक्टिव कंट्रोल्स दूसरा हो गया। तो नॉर्मली डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, वो करेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब आपको डेटा डालने से पहले आप उसका गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि डेटा सही तरीके से जाए। आप एक पासवर्ड लगा रहे हैं, स्पेसिफाइड टर्मिनल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सर्टेन टाइप ऑफ इनपुट को यूनिक पासवर्ड से डलवा रहे हैं और स्कैन्ड इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? डेटा गलती होने से पहले आप करेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। करेक्टिव मेजर्स मतलब बाद में, जैसा कि मैंने पहले अपने कई सेशंस में बोला है, अगर हिंदुस्तान के अंदर हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, तो उसमें क्या है, दो चीज़ हो सकती है। पहले हमला होने से पहले जो कंट्रोल्स हैं वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं, हमला होने के बाद जो कंट्रोल्स लिए गए वो करेक्टिव कंट्रोल्स हैं, यानी कि बम तो फटी गया, उसके बाद आपने कंट्रोल्स लिए वो करेक्टिव कंट्रोल्स हैं। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हमेशा बेटर होते हैं और डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रिवेंटिव इन नेचर है। तो ये तो तरीके थे डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स के। अब यह है कि हमारी स्टडी इसके बाद एडिट कंट्रोल्स के बारे में बात करती है। एडिट कंट्रोल्स का मतलब ये हुआ, एडिट कंट्रोल्स जो है प्रिंसिपल डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, यानी कि हम जो अभी मैंने बताया है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने एडिट कंट्रोल्स बनाए। एडिट कंट्रोल्स जो हैं प्रिंसिपल डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, और इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को जो इनपुट एरर्स को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले है सीक्वेंस चेक। तो सीक्वेंस चेक एक सिंपल सा चेक है, आप सीक्वेंस या ऑर्डर देख लेते हैं, यानी कि डेटा को आप ये देखते हैं जो डेटा आपने मेंटेन किया है वो प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट्स का देख सकते हैं, डेट सीक्वेंस देख सकते हैं ट्रांजैक्शन की, तो क्या है, अगर मान लिया सपोज आप इन सेल्स हो रही है, आपका एक आउटलेट है, वहाँ पर सेल्स हो रही है और उसका डेटा इनपुट हो रहा है, तो आप ये देखोगे कि भाई जो आपका इनवॉइस नंबर, मई का इनवॉइस नंबर स्टार्ट हुआ, सपोज 05001 इनवॉइस स्टार्ट हुआ, तो 05001 इनवॉइस है वो पहले होना चाहिए, 002 बाद में होना चाहिए, 00000 ये बाद में होना चाहिए। उसमें अगर टाइमिंग आ रही है तो टाइमिंग के अनुसार कोरिलेट करना चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस बिगड़ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है और आपको फिर वो इनपुट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यानी कि ऐसा है कि जनवरी में मालूम पड़ा आपने कोई पर्टिकुलर सेल किया और इनवॉइस नंबर किया, एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर आ रहा है, फरवरी में उसके बाद का इनवॉइस आना चाहिए, लेकिन अगर उसके पहले का आ रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस चेक में
प्रॉब्लम्स है, सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, तो सीक्वेंस चेक लगा। तो सीक्वेंस चेक एक सिंपल सा चेक है, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि चीज़ें सीक्वेंस में हैं कि नहीं है, और एरर आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरी बात ये है रेंज और लिमिट चेक। रेंज और लिमिट चेक का मतलब ये है कि सबसे पहले रेंज चेक कर लेते हैं। रेंज चेक में रेंज होगी, एक अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी। लिमिट चेक में लिमिट होगी, या तो अपर लिमिट होगी या लोअर लिमिट होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज हम ये बोलें कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय जिसकी डेट ऑफ बर्थ आज हमने डाली और वो 18 साल से 60 साल के बीच में काम कर 60 साल 18 साल से नीचे का कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, 60 साल से ऊपर का कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हमने एक रेंज चेक लगा दी। रेंज मतलब यह है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अगर डेट ऑफ बर्थ ऐसी डाली गई आज की डेट में कि 18 साल से कम हो और 60 साल से ज़्यादा हो तो वो रिजेक्शन हो जाएगा या हाईलाइट करेगा। तो ये रेंज चेक होगी। लिमिट चेक का मतलब यह है कि एक लिमिट हमने लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी कि भाई हमने ये बोला कि हमारी इनवॉइस की नंबरिंग 1000 से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी इनवॉइस की नंबर 1000 से नीचे नहीं होगा। और हमारा मंथली या कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लिया सपोज हमने ये कहा कि एक परसेंटेज ऑफ टैक्स हम दे रहे हैं और परसेंटेज ऑफ टैक्स 10% से 30% है, स्लैब रेट जो है 10% से 30% है। तो सॉरी ये तो रेंज चेक में आ जाएगा कि 10% से 30% है, तो ये रेंज चेक में आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर रेंज हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर हम एक अपर लिमिट डालते हैं या फिर हम एक लोअर लिमिट डालते हैं, जैसे व्यक्ति की एज जनरली 120 साल से ऊपर हो ही नहीं सकती, या 110, 115 या 100, वैसे तो 90, 80, 85 से ऊपर होना मुश्किल है, लेकिन हमने एक अपर लिमिट डाल दी कहीं पर। अगर ये है कि एक किसी भी आदमी की एज ऑन एक्सिस्टिंग डेज 120 साल नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रही है। अब वहाँ पर जितनी डेट ऑफ बर्थ होंगे उसमें 120 से ऊपर वाले जो बंदे होंगे वहाँ पर हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि 120 से ऊपर अपर लिमिट लगा सकते हैं कि 120 से ऊपर बंदा सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया या 100 से ऊपर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया, तो इसका मतलब यह प्रॉब्लम है। यहाँ पर रेंज चेक करना पड़ेगा, यानी यहाँ ऑथोरिटी ऊपर वाले बंदे को देखना पड़ेगा कि भाई ये सच में बंदा अभी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस होंगे कि 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर हो सकता है, लेकिन 110 से ऊपर होना तो आज की डेट में बहुत डिफिकल्टी है, या 120 से ऊपर होना बहुत डिफिकल्ट है। रेयर केसेस में सुनने में आता है कि जापान में कोई बंदा है जिसकी एज 120 से ऊपर है। तो अगर मान लिया सपोज हम कोई, ये कि मैंने एग्जांपल दिया और भी बहुत एग्जांपल आते हैं, लेकिन ज़्यादा रेंज वाले में आ जाएंगे, रेंज चेक में आ जाएंगे। लिमिट चेक में लिमिट चेक जो है वो दोनों रेंजेस डिफाइन करती है, अपर रेंजेस और नहीं लिमिट, दोनों लिमिट डिफाइन करती है। रेंज चेक जो है दोनों लिमिट डिफाइन करती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस चेक लगाएंगे कि सीक्वेंस सही है कि नहीं है, रेंज चेक लगाएंगे, लिमिट चेक लगाएंगे। उसके बाद मिसिंग डेटा चेक लगा सकते हैं। मिसिंग डेटा चेक यानी कि की फील्ड्स ब्लैंक नहीं हो सकते हैं। अगर वो की फील्ड्स ब्लैंक है तो पॉपअप आ जाएगा या फिर एंट्री नहीं होगी उसकी। तो यानी की फील्ड, मान लिया सपोज कोई बंदा है, कोई बंदे की डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर्स नेम डालना बिल्कुल मैंडेटरी है, तो वो मैंडेटरी फील्ड्स आते हैं। आप जब कभी कोई भी ये जीमेल या ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं मैंडेटरी फील्ड इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई डेटा डाल रहे हो तो मैंडेटरी फील्ड उसमें आप लगा दीजिए, जिसमें कि वो उनकी फील्ड को हम ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। उसके बाद होता है डुप्लीकेट चेक। डुप्लीकेट चेक का मतलब ये होता है कि कोई भी एंट्री डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज कोई भी एम्प्लॉय को डबल नहीं हो सकता है, इनवॉइस नंबर डबल नहीं हो सकता। अगर मान लिया सपोज एक इनवॉइस नंबर है 05,000, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। अगर दोबारा आ रहा है तो डुप्लीकेट चेक होना चाहिए, जिससे कि इंश्योर हो कि डेटा दोबारा की नहीं हो, सिंगल की होना चाहिए। तो जहाँ पर आपको पता है कि यूनिकनेस है वहाँ डुप्लीकेट चेक लगाया जा सकता है। उसके बाद प्रोग्राम्ड वैलिडिटी चेक होते हैं। प्रोग्राम्ड वैलिडिटी चेक जो होते हैं वो ये होते हैं कि इनवैलिड इनपुट एंट्री करने नहीं देंगे। जैसे इन प्रोग्राम्ड वैलिडिटी चेक में क्या होगा कि अगर नॉन एग्जिस्टेंट अकाउंट कोड है, अगर मान लीजिए सपोज एक पर्टिकुलर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, उसमें अकाउंट कोड्स बना रखे हैं, अकाउंट कोड सपोज 1000 से स्टार्ट होते हैं और 10,000 तक होते हैं, सपोज आपने स्लॉट रख रखा है, तो आप नॉन एग्जिस्टेंट अकाउंट कोड डाल रहे हैं तो प्रोग्राम्ड वैलिडिटी चेक उसकी वैलिडिटी चेक करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है, इसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। और
किसी भी एप्लीकेशन में ये वैलिडिटी हम डाल देंगे, लॉजिकल वैलिडिटी हम डाल देंगे, लॉजिकल मेथड से वैलिडिटी डाल देंगे। तो वो इनवैलिड अगर हम इनपुट करेंगे तो वो कहेगा भाई ये तो नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है। या अगर मान लिया सपोज एक ERP है, उसमें पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट बने होते हैं कि अकाउंट कोड डरे होते हैं, आप गलती से कोई दूसरा डाल देते हैं, तो वैलिडिटी चेक करता है कि वैलिडिटी है कि नहीं है। नहीं है तो बात खत्म, है तो ठीक है। इसके बाद डिपेंडेंसी मैच देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी का मैच का मतलब ये होता है कई इनपुट दूसरे इनपुट में डिपेंडेंट हो सकते हैं करेक्टनेस के लिए। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम चेक्स लगा दिए कि डेटा को वो चेक करेगा, पहले इंटरनली वैलिडेट करेगा एक्सेप्ट करने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ से पहले की नहीं हो सकती। कोई भी आदमी पैदा होने से पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी नहीं हो सकती, बल्कि स्टैंडर्ड तो ये होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्लस 18, यानी कि कोई भी बंदा 18 साल का है उसके बाद ही उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये डिपेंडेंसी मैच हुआ, यानी कि आपने चेक कर लिया कि जो बंदा आज की डेट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो डेट ऑफ बर्थ और उसके बीच में 18 साल का डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस है ठीक है, नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इसका मतलब इनपुट गलत जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या है, एक चीज़ है कंप्लीटनेस चेक। कंप्लीटनेस चेक मतलब ये होता है कि अगर मान लिया सपोज कोई आप डेटा एंटर कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ फील्ड डालने के लिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ईमेल आईडी यूज़र आईडी बना रहे हो तो इनपुट स्क्रीन तब तक नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस या कोई रिक्वायर्ड फील्ड मार्क जो हुए हैं मैंडेटरी फील्ड जब तक आपने डाले हैं कि तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसे कंप्लीटनेस चेक करते हैं। उसके बाद रीजनेबलनेस चेक करते हैं। जैसे अगर आपने किसी की एज डाल दी 140 साल तो अनरीजनेबल हो गया। तो अनरीजनेबल चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबिलिटी के बाहर चीज़ें हैं तो वो रीजनेबल नेस का चेक करता है। जब इनपुट डालेंगे तो रीजनेबलनेस का चेक होगा। तो रीजनेबलनेस का चेक इनपुट डालते समय देखा जाएगा। उसके बाद टेबल लुकअप। तो इसमें क्या होता है कि टेबल लुकअप में ये होता है कि अगर मान लिया सपोज कोई इनपुट है वो आपको मैच करना है कि भाई जो वैल्यूज़ हैं सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उससे मैच करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज एक कस्टमर है तो कस्टमर का आपने कोई सामान मान लिया सपोज क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो आप क्या हो गए कि क्रेडिट सेल्स की हैं तो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर, आपका रेगुलर कस्टमर है, क्रेडिट सेल्स की हैं और आप उसको एंट्री कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर आपके पास कस्टमर कोड होना चाहिए उसका एंट्री के लिए कि मान लीजिए सपोज सिस्टम में कस्टमर कोड है या कोई परचेजेस आपने कर रखी हैं तो आप उसकी कोई वेंडर है तो उसकी आप उसके कोड्स हैं। अब उन वेंडर से आप परचेज करते हो तो उनके पर्टिकुलर कोड्स हैं। तो टेबल लुकअप में क्या होगा कि इनपुट जो आपने एंटर किया है वो मैच किया करेगा उन पर्टिकुलर कोड से। अगर वो कोड गलत हो गया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, वैसे तो इससे बेटर चीज़ होती क्या है कि जैसे ही आप कस्टमर का नाम डालते हैं या वेंडर का नाम डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कोड्स दिखाई देने लगते हैं तो आप उसे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली चले जाता है। लेकिन टेबल लुकअप अगर मान लिया ये सिस्टम नहीं है तो टेबल लुकअप का सिस्टम है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को उसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कस्टमर का कोड है 00 ना उसका नाम है सपोज उसका नाम कोई कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी है, BT है उसका कोड, BT 001 उसका कोड है। तो BT 001 जो है अगर आप नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो ये समझेगा कि भाई ये तो वो आपसे BT 001 डालने के बाद ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे एडिट कंट्रोल्स थे। एडिट कंट्रोल्स में हमने ये पढ़ा कि सीक्वेंस चेक था, रेंज और लिमिट चेक था। सीक्वेंस चेक में सीक्वेंस चेक करते हैं, रेंज और लिमिट चेक में अपर रेंज और लोअर रेंज में लिमिट चेक करते हैं, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेक की तो रेंज चेक बन गया। लिमिट चेक में लिमिट होती है या तो अपर लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है। मिसिंग डेटा चेक में हम मिसिंग डेटा को देखते हैं। डुप्लीकेट चेक में ये देखते हैं कि डेटा डुप्लीकेट ना हो, कोई भी इनवॉइस है उसकी डबल एंट्री ना हो। प्रोग्राम वैलिडिटी चेक में आप ये देखते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट अकाउंट कोड तो नहीं चला गया है। उसके बाद डिपेंडेंसी मैच में आप ये देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पहले होनी चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी में बाद में होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लीटनेस चेक में आप ये देखते हैं कि कंप्लीट डेटा होना चाहिए। मान लीजिए ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो तब तक ईमेल आपको नहीं मिलेगी और क्रिएट नहीं होगी जब तक डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस वगैरह
नहीं डालेंगे। रीजनेबल चेक में आप ये देखते हैं कि भाई रीजनेबल वैल्यू डाली है, कहीं मालूम पड़ा आपने 200 साल किसी की डेट ऑफ बर्थ एज तो नहीं डाल दी है, तो वो अनरीजनेबल होगा। टेबल लुकअप में आप ये देखेंगे जो वैलिड कस्टमर की कोड्स हैं और वही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, वो मैच करेगा इंटरनली। अगर मैच सक्सेसफुल हो गया ओके, अगर मैच सक्सेसफुल नहीं हो गया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, वो डालने ही नहीं देगा आपको इनपुट। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है डेटा इनपुट एरर हैंडलिंग और रिपोर्टिंग, यानी कि डेटा इनपुट को के एरर को कैसे हैंडल करेंगे और उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो डेटा इनपुट हैंडलिंग और रिपोर्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कंट्रोल्स एरर्स को आइडेंटिफाई करें और हम उसे करेक्ट कर सकें। पर्टिकुलरली बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, इनपुट पहले डाल देते हैं, उसका बैच बन जाता है और फिर वो सिस्टम के अंदर जाता है, वहाँ वैलिडेशन होता है, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में वैलिडेशन होता है। एट दी सोर्स नहीं होता है, बाद में होता है उसका वैलिडेशन। तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत, जैसे पेरोल वगैरह है, एक पर्टिकुलर टाइम पर रन करना है, पहले नहीं रन करना है, तो इसमें काफ़ी सारे एरर्स आते हैं। तो इनपुट एरर कैसे हैंडल होंगे? इनपुट एरर हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला तरीका ये है कि हम जो ट्रांजैक्शन में एरर हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करें। जैसे सैलरी है, सैलरी में अगर ट्रांजैक्शंस में एरर हमने देख ली तो उन लोगों की सैलरी हम प्रोसेस नहीं करेंगे, केवल वही ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट करेंगे, बाकी बैच हम प्रोसेस कर देंगे। दूसरा तरीका है कि रिजेक्टिंग द होल बैच ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि हम पूरे ट्रांजैक्शन के बैच ही को रिजेक्ट कर देंगे। ये तब होता है जब कोई एंट्री सीक्वेंशियल ऑर्डर में जानी है, डेटा एंट्री सीक्वेंशियल ऑर्डर में होनी है। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जो बंदे हैं उनकी एम्प्लॉय कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम होनी चाहिए। तो अगर मान लिया सपोज अगर अगर मान लिया बैच में ये सीक्वेंस कहीं पर एम्प्लॉय कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि अगर 001 एम्प्लॉय कोड है किसी का, नहीं सॉरी 5001 अगर किसी का एम्प्लॉय कोड है, 5002 दूसरा है, तो 5001 पहले ज्वाइन होना चाहिए, 5002 बाद में ज्वाइन होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको रखना है। तो अगर एक भी एरर हो गया बैच में तो आप उस पूरे बैच को रिजेक्ट कर देंगे। वैसे ये कर सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज 5001 है, 5002 बाद में आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर उस दिन के बैच को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या उस वीक के बैच को रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी को प्रोसेस कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि होल बैच को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कई सिचुएशन सीक्वेंशियल ऑर्डर वाली सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कि आपको बैच को रिजेक्ट करना पड़ता है, होल बैच पूरे बैच को रिजेक्ट करना पड़ता है। और ये किस में होगा? मेनली वहाँ होगा जहाँ पर सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि एक और तरीका है कि आप बैच को एक्सेप्ट कर लें, उसे सस्पेंस में रख लें। तो अगर जब तक कि ट्रांजैक्शन करेक्ट नहीं होगा आप उसको सस्पेंस में रखेंगे, लेकिन बैच या ट्रांजैक्शन को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ है, जैसे अगर मान लिया सपोज आप कोई बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं, कोई एंट्री आ जाती है, तो अगर मान लिया सपोज पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देते हैं या कैश को डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट आप सस्पेंस अकाउंट को कर देते हैं और उसमें रखे रहते हैं, और तब तक रखे रहते हैं कि जब आपको पता नहीं चलता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। पैसा दिया तो वो तो आपको पता होगा, लेकिन पैसा आया है वो कहाँ से ये पता नहीं होगा। तो डेटर्स रिकन्सिलेशन में पर्टिकुलरली ये होता है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये बैच में भी हो सकता है। बैच में आप एंट्री जो आपको समझ में नहीं आ रही वो सस्पेंस में रखिए, बाकी एंट्री को जैसे ही आपको पता चले उस बैच को उसको भी रिजेक्ट कर दे, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको भी प्रोसेस कर लीजिए। तो बैच को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप बैच को एक्सेप्ट करेंगे और बाकी जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसे सस्पेंस में डाल देंगे। उसके बाद क्या होता है कि कई बार एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि आपको बैच को एक्सेप्ट करें और एरर मार्क कर दें ट्रांजैक्शन में। तो अगर कोई एरानियस ट्रांजैक्शन है तो उसको सेपरेटली आप मार्क कर देंगे बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लेकिन पूरे बैच को आप प्रोसेस करेंगे। तो ऑनलाइन सिस्टम्स में जनरली ये किया जाता है। तो जो आपके ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आप पूरे बैच को एक्सेप्ट करते हैं और एरर ट्रांजैक्शन को मार्क आउट कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें रिजेक्शन आप उसी समय प्रोसेसिंग करनी है। तो आप क्या करते हैं, एरर ट्रांजैक्शन को मार्क करते चले जाते हैं। और अगर बैच प्रोसेसिंग है तो उसमें फिर आप दूसरे तरीके से करेंगे। बैच प्रोसेसिंग है तो उसमें क्या है कि
या तो रिजेक्ट कर देंगे केवल ट्रांजैक्शन जो एरर में है, या होल बैच ऑफ ट्रांजैक्शन को आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर बैच को, उन एंट्रीज को सस्पेंस में डाल देंगे। तो यानी कि डेटा इनपुट एरर हैंडलिंग और रिपोर्टिंग के लिए हमने बोला कि पर्टिकुलरली बैच प्रोसेसिंग के लिए हमने ये बोला कि हम उसे हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़, हम रिजेक्ट कर सकते हैं उन ट्रांजैक्शन को जिसमें एरर है। दूसरा, पूरे बैच को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन है। तीसरा, हम एक्सेप्ट करते हैं बैच को और जिसमें प्रॉब्लम होती है उसको सस्पेंस में रख लेते हैं। और चौथा, हम पूरे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर लेते हैं, होल बैच को प्रोसेस कर लेते हैं। असल में एक्सेप्टिंग बैच इन सस्पेंस जो है और एक्सेप्टिंग बैच इन मार्किंग एरर ट्रांजैक्शन में ये अंतर है कि अगर सस्पेंस में डाल रहे हैं तो उसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो उसमें पूरे बैच को प्रोसेस कर रहे हैं और जो जिसमें गलती है उसमें ट्रांजैक्शन को एरर मार्क कर ले रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इसमें। थैंक्स।